नमस्कार, स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। और हम पढ़ रहे थे प्रसिद्ध नॉवेल गुनाहों का देवता, जो कि धर्म भारती जी ने लिखी है, उसका अगला भाग। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची ऊंची मेड़ के बीच में कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने के और गेहूं के खेत, बेर और सहतूत के झाड़, और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा, और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल ही नहीं है। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था, और लंबी लंबी घास की दोपहरिया में नीले फूलों की जंगली लकीरें उलझी रहती थीं। और इस वातावरण में अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुरानी पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है, और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी के झाड़ के पीछे एक बार उसने लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रही सुबैर हुसैनी काजमी की यह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया उनके पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था, और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी, और उनका नाम उन्होंने रख दिया था आतिश फिजा। घास फूल लतर और शायरी का शौक येसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिल गया जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखाएं झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब भी वह मौका मिलता, वह क्लास से भागकर गेसु घास पर लपेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभीषणात्मक और उसके बाद लतरों की छांव में ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र सथनी थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेटी रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी तो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा को बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थीं, और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतना ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें थीं। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी, और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती थी तो उन्हें सूंघती थी, उन्हें अपनी चोटियों में सजाती, और उन पर चंद शेर कहने के बाद उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सर रखकर लेट जाती, और निर्मेष पलकों से फूलों को देखती रहती, और आंखों में ना जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं में डालों में फूलों में छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल करना जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त करती थी। अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 साल में तो सचमुच इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुरों में गीत ही उसके व्यक्तित्व के रेशे में बुने गए हैं। लड़कियां येसु और सुधा के स्वभाव से और उनकी अनभिज्ञता से वाकिफ थीं, और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो,
चंद्रा सूरज की जोड़ी आ रही है। सुधा ने सुन लिया, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने जो उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था, और वह सभी में प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा की गले में बाहें डालकर कहा, गेसु बानू, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं, इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कमो रानी, अब तो तुम्हें हमारी हिस्से करनी पड़ेगी, आओ चलो देखें तुम्हें लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने के खेत हरिया आई है, कमो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमलाकर पढ़ा रही थी। बीच में कतार की बेंच में कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी हुई थी। मिस उमालकार रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाह लगाए हुए वे बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था, उसी का हिंदी में उल्टा करके बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम में मुश्किल होता है। सहसा केसु ने एकदम बीच में पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते थे या नहीं? सभी हंस पड़े। सहसा गेसु ने एकदम बीच में पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमलाकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांटकर कहा, वाई टॉक ऑफ गांधी? आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन दिस क्लास। गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमलाकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। खामोश, सभी चुप हो गए। फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खाकर मोटे हो मिस उमलाकर के घंटों में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमलाकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबुदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमलाकर ने देख लिया। वह समझ गई, यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमलाकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन। मिस उमलाकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज से हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा भी हंस दी। गेसु ने देखकर कि मिस उमलाकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी। मिस उमलाकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अब भी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई, और उसने जरा दूर पहुंचते ही गेसु से बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुच्चे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंस दी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गईं, और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पकाड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहर थी।
खुशबू से लदे हरे हरे झोंके गेसू की ओढ़नी और गरारे के सलवटों में आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उमड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदानों पर बादलों की छाया का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती वहां वहां घास सुनहरे रंग की धानी हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के से मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एकाटक देख रही थी। गेसू ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी बेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेरते हुए लंबी सी सांस भरकर बोली, बादशाहों की मुकद्दर ख्वाब गाहों में कहाँ, वो मजा जो भीगी भीगी घास में सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुफ्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण स्वप्नीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसू ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसू उठी और सुधा की छाती पर सर रखकर बोली, कैफ बरदोश बादलों को ना देख, बेखबर तू ना कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर से चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है, किसका है? पता नहीं किसका है, गेसू बोली, लेकिन अभी सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उसके सहारे जिंदगी बसर कर देने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से सबक ले ले। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसू, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और इस तरह दिन कटते जाए तो कितना मजा है। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या है? मैं तो सोचती हूँ गेसू, कभी ब्याह ना करूं। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करोगी, जोगन बनोगी? अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है? मैं तो ठान चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादले देखती हो, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला ही रही हैं, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बड़े भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चाचा जाद भाई हैं ना? तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी, सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे के कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे, गेसु को झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी। तब तो तुम लोग एक दूसरे को कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है? मकतबे इश्क में एक रंग ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर यह सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहरी रोशनी का तार झिलमिला उठा।
हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उन पर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह, क्यों गेसु, तूने सचमुच कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन में मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहाँ की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे एक पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती, और घर से बुआ एक लंबा सा सोटा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहां वह किनारे पर पहुंचती थी तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो वह रबड़ी मलाई की लालच देखकर वह मिन्नत करती, निकाल निकल आओ, तो मैं निकल आती। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को। ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं वो। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में पढ़ेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई होगी। अब बैठो यहीं, बातचीत करें, आराम करें। सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोई अंगड़ाइयां न लिया करो। इससे लोग समझते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत! बेहद झेपकर और फाइल में मुंह छुपाकर सुधा बोली। लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत शेर शायरी सुनाओ। सुनो। एक रिदाए तिरगी है और एक खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगी जाती है सारी रात। पहली लाइन का क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदाए तिरगी का मतलब है अंधेरे की चादर, और ख्वाबे कायनात का मतलब है जिंदगी का सपना। अब फिर से सुनो। एक रिदाए तिरगी और एक ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगी जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर जीवन का स्वप्न है। तारे डूबते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। तो खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा। चाहती तो बहुत हूं पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ। सुधा तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएंगे। या ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचककर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। केसु बाहर खड़ी थी। चल, तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी में चली जाऊंगी। अरे चल, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहे कार घिसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। आगे का उपन्यास सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में बहुत ही जल्द।